On. Okay, good morning everyone. So let's start with our second session. And the first session, what we discussed. Can anybody tell me what we were like discussing? About the cell, I suppose. About the cell, its structural and functional unique property we had discussed, and then we little overviewed about the plasma membrane or the cell membrane, and then about the shape, size, and rigid system, which is being depicted in unit cell, and as in higher animals like us and organized animals, the organizational point of view, which are the animals which are very. Can you hear me, Amar? What happened? Is it okay? Okay, my voice is clear, I suppose. Okay. So we know in highly organized animals we have a separate system. Cells have modified themselves. They have been designed. They have been determined to serve a purpose. And the system which gives us shape, size, and rigidity or strength to the animal's organism or the body is called skeletal system. And this skeletal system can be of two different types. One is uh, endoskeleton, another is exoskeleton. So endo means the system which is inside the body is called endoskeletal, and support system which is outside the main body is called exoskeleton. You must be knowing जो shells होते हैं, जिन animals को shells होते हैं, they are called exoskeleton. Shells वाले आपने animals जानते हैं, आप लोग lower animals हैं जिनको बाहर से shell है, और जो एनिमल्स जिनको अंदर से सपोर्ट सिस्टम है रिजिडिटी के लिए, जिनको हम इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। इंटीग्रेमेंट्री में ही आता है ना कि स्केलेटल सिस्टम और स्किन टाइल इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम में आता है। एनीवेज, तो उसी का एक सिमिलर सपोर्ट सिस्टम हमारे यूनिट सेल में भी है, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, राइट? एंड यस्टरडे वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड what exactly this cytoskeleton is. And it was made up of मैंने हमने एक डिस्कस किया था कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूजुअली लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन्स कम होते हैं एंड लिपिड ज़्यादा होते हैं, और हमें मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है उसमें दो लिपिड लेयर्स रहती हैं, और हर लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी, हर लिपिड मॉलिक्यूल में आपको हेड और टेल नाम के ऐसे दो स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिससे आप कहते हैं कि वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अनदर इज हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक जो डरते हैं पानी से, और हाइड्रोफिलिक मतलब दो दूर लव वाटर। सो वो हाइड्रोफिलिक वाले जो कंटेंट है, वो पोर्शन है, वो बाहर की तरफ रहता है, इधर आउटसाइड, और एक दूसरा लेयर जो रहता है उसमें टूवर्ड्स द इनसाइड। एंड हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अंदर की तरफ रहता है, यानी कि दो लेयर्स रहेंगे ऐसे, आउटर लेयर एंड इनर लेयर का इनर सरफेस, आउटर लेयर का आउटर सरफेस। ये दोनों हाइड्रोफिलिक रहेंगे, इन्हीं वाटर से ये परेशान नहीं होते हैं। लेकिन ये जो रहेंगे, जो टच हो रही दोनों, वो जो पोर्शन रहेगा वो हाइड्रोफोबिक रहेगा। इंटरमिटेंटली यहाँ वहाँ बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दे यूजुअली असिस्ट इन in justifying the property of semi permeability of cell membrane. Cell membrane जो है semi permeable इसलिए कहते हैं कि does not allow everything to get in, or does not allow everything to get out of the cell. So semi मतलब कुछ selectively permeable भी कहते हैं, not अगर semi कहा करते थे, then we started calling it as selectively permeable, यानी बहुत ही कुछ ही चीज़ों को वो अंदर आने देते हैं और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देते हैं। और सेलेक्टिवली परमेबल हमारा न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन जो है वो भी है, लेकिन वहाँ पे पोर्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मदद से ना ट्रांसफर करते हुए यदि वो चीज़ किसी पोर के थ्रू होती है, तो वो यूजुअली न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस क्योंकि उसके मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स होते हैं, टू दोज पोर्स मॉलिक्यूल्स पास थ्रू। अब मैंने कल शायद आप लोगों को भी परसों एक चीज़ पूछी थी, व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय यूनिट मेम्ब्रेन? कोई बताएगा यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? या प्लीज। अरे
अभी अभी कैसे है? How is it now then? Pranjali, is it okay now? It's okay now. Okay. So I had asked you कि सेल मेम्ब्रेन को हम यूनिक मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? Can anybody guess or tell? Hmm. Yes. Good, good, very good. तो biolipid layers हैं, यानी कि देखिए when people have started investigating in a long time, right? Like आपको मालूम है सेल कब डिस्कवर किया गया था? सेल रॉबर्ट कुक। हाँ, कब की बात है ये? है ना? यानी कितने समय पहले ही सेल के बारे में लोग जानना शुरू कर चुके थे। एंड अब सोचने वाली बात है कि 1600s में या 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप की क्वालिटी उतनी अच्छी तो होगी नहीं, राइट? एंटोन फॉन ल्यूएनहॉफ जो है, जिन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, जिसके थ्रू वो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को देखते थे। सेल वाज डिस्कवर्ड एंड देन व्हाट हैपेंड? देखते थे कि ये जो एनक्लोज स्ट्रक्चर है, सेल का जो एनक्लोज स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में है क्या? तो पहले उन्होंने कहा कि एक सिंगल लेयर है जो उसके कंटेंट को एनकम्पास किए हुए है। But what exactly it is? Then people have started looking into the membrane which is, you know, uncovering it, encompassing it. So then they have started, they said कि हाँ एक लेयर है। फिर then they said नहीं नहीं, इसमें दो लेयर दिख रही हैं, because जैसे जैसा माइक्रोस्कोपी हैज इम्प्रूव, as the microscopy has evolved, यानी कि माइक्रोस्कोप अच्छे होते चले गए, then they have started observing that वो एक सिंगल मेम्ब्रेन नजर नहीं आती थी, वो दो लाइंस दिखती थी उनको। फिर बाद में एक और बीच में, जैसे आपने डेप्सन की बात की थी, और एक रॉबर्टिस रॉबर्टिस भी एक है, दो हैं रॉबर्टिस रॉबर्टिस, तो वो डी रॉबर्टिस। तो वो उन्होंने देखा कि बीच में एक कंसेप्ट और आया था, उनमें दो लेयर्स नजर आएंगे उनको, एक बाहर और एक अंदर, बीच में एक अलग से व्हाइट कलर का एक पोर्शन नजर आता था। फिर कुछ लोगों ने ब्रीफ टाइम इट वाज आल्सो कंसीडर्ड कि नहीं, शायद तीन लेयर्स हैं, शायद लिपिड लेयर्स होंगे और एक लेयर प्रोटीन का होगा। बट लेटली, वेरी लेटली, ये डिसाइड हुआ, ये कंक्लूड हुआ कि नहीं, ये जो तीसरा लेयर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वो प्रोटीन शायद एक पूरा लेयर नहीं फॉर्म करता। ये दो लिपिड लेयर्स के बीच में इंटरमीडिएटली यहाँ वहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फंसे हुए रहते हैं। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ अटके रहते हैं जो बाहर दिखते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ अटके रहते हैं मेम्ब्रेन में, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है थ्रू एंड थ्रू है। तो मैं अभी थोड़ा सा थोड़ी इन फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम आई वुड लाइक आई वुड बी लाइक शोइंग यू द क्लिप, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मेम्ब्रेन होता कैसे। हमने उस दिन भी बात की थी कि ये जो मेम्ब्रेन है वो क्योंकि फैटी एसिड्स है, लिपिड्स हैं इसके अंदर में, तो लिपिड्स होने के कारण वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं हो। स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण क्या है कि मेम्ब्रेन यूजुअली लेबाइल रहेगा, वो हिलता रहेगा। स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास साइटोस्केलेटन है, जो एक्टिन फाइबर्स हैं, स्पेक्टिन फाइबर्स हैं, या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर्स, ये सब के थ्रू ही हमें एक सपोर्ट मिलता है। बट देखा जाए तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उन फाइबर्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब हाउ दे आर बीन फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। तो आपने एक सुना होगा, एक एक ऑर्गेनेल का नाम सुना होगा जिसका नाम है सेंट्रोसोम, या फिर जहाँ पे दो सेंट्रियोल्स रहते हैं, सेंट्रियोल का एनकम्पास किया हुआ रहता है सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन के टाइम पे दोनों सेंट्रियोल जो है अपोजिट एंड की तरफ ट्रैवल करते हैं, एंड दे वो ऐसे फाइबर, स्पेक्ट्रल फाइबर्स, एस्ट्रल फाइबर्स जिसको हम कहते हैं, वो रिलीज करते हैं, और एस्ट्रल फाइबर्स जाके क्रोमोसोम्स को पकड़ते हैं, एंड एट क्रोमोमियर पे पकड़ते हैं, एंड फिर उसको खींच के अलग करते हैं, सेल डिवीजन में होता है। तो ये जो सेंट्रियोल्स जो है, इनकी कैपेबिलिटी रहती है स्पेक्ट्रल फाइबर्स या फाइबर्स, एक्टिन फाइबर्स बनाने की।
देखा ये गया है कि यही सेंट्रियोल्स जो कि जब डिवाइड नहीं हो रहा होता सेल, वो सेंट्रोसोम कहलाता है, तो वो पेयर साथ में रहते हैं और यही न्यूक्लियस के पास में होते हैं ये। एंड न्यूक्लियस के पास होने का कारण क्या है कि ये यहाँ से फाइबर्स फॉर्म करते हैं। मैं भी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, पूरी क्लिप नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आपको उतना समझ में आए। और ये जो है फाइबर्स वो पूरे मेम्ब्रेन तक जाते हैं, क्योंकि सेल के बीच में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास में दो सेंट्रियोल्स और वो फाइबर्स बना रहे हैं। तो सोचिए कि कितने सारे फाइबर्स बने होते हैं। अब एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमएससी, जब मैं एमएससी कर रहा था, तो वी वर इन फर्स्ट ईयर में थे। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, वी यूज्ड टू हैव गेस्ट लेक्चर्स, बाहर से कोई गेस्ट आया करते थे, एंड दे यूज्ड टू डिलीवर टॉक्स बिफोर अस। तो यूजुअली जब ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं तो दे यूज्ड टू कम फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से विजिट देते हैं। Somehow if they come to Nagpur, we call them and ask them to deliver a lecture in the department. मैंने अपने नागपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से ही जूलॉजी में सीख किया है। तो उस समय आई डोंट रिमेम्बर हिज कंप्लीट नेम, बट ही वाज डॉक्टर कृष्णा, एक कृष्णा नाम था उनका। और ही वाज फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ही वाज इन TIFR। TIFR आप लोग को मालूम है? एनीबॉडी? TIFR? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नो। TIFR इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पहले एक ही हुआ करता था, आजकल उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वो NCBS के साथ में, NCBS बैंगलोर में है, उनके कोलाब्रेशन के थ्रू काफ़ी इंस्टीट्यूट्स यहाँ वहाँ हैं TIFR के। तो वो उस समय जो TIFR मुंबई हुआ करता था, वहाँ से वो आए थे, ठाणे या मुंबई से आए, तो वहाँ से वो आए थे। एंड ही हैड डिलीवर्ड अ टॉक, एंड आई टेल यू, after the talk, even the teachers, the students, all were, we were like most sunke. Because what he taught at that time, what he told to us, कि the cell के अंदर एक रेल सिस्टम है, सेल के अंदर एक रेल सिस्टम है। रेल सिस्टम मतलब वैगन्स है, जैसे कोल माइन होता है, कोल माइन में यूजुअली रेल्स बिछाए जाते हैं, उसमें वैगन्स को वो रेल्स पे दबाए जाते हैं, एंड सामान को यहाँ से वहाँ, कोल को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बीच में पूरा एक मेश है, नेटवर्क है रेल्स का। रेल्स मतलब पटरियों का। तो अभी तक तो हम उस समय तक हम क्या पढ़ते थे? सेल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में बाकी सब ऑर्गेनिल्स तैरते रहते हैं, एंड साइटोप्लाज्म इज अ सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड साइटोसॉल जिसको बोलते हैं। इट्स कंटेंट ऑफ दैट साइटोप्लाज्म, जिसमें कि थोड़ा सा फ्लूइडी रहता है, एंड इट्स सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड कहते हैं। तो ये क्यों होता था? नोबडी वाज नोइंग दिस। यूज्ड टू से कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, अमाइनो पूल होता है, ढेर सारे एंजाइम्स और कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट द विस्कोसिटी इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड। बट द बेसिक रीजन, ये सब चीजें तो है ही, बट लेकिन लिक्विड में है, वाटर कंटेंट में है, तो ऑफकोर्स इट विल बी अ फ्लूइड, इट विल बी मोर लिक्विड इन नेचर। बट ये जो रेल्स वाली जो बात उन्होंने उस दिन की थी, कि बोले थे कि सेंट्रियोल से ढेर सारे रेल सिस्टम पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं। Because of those actin fibers or the microtubules, the cytoplasm becomes semi-solid or semi-liquid. हम semi-solid बोलते हैं उसको, jelly like content कहते हैं उसको। बिकॉज ऑफ वो ना, पूरा जो सोचिए कि आप पूरा नेटवर्क फैला हुआ रहेगा किसी लिक्विड में, तो लिक्विड थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो ही सेड कि उसके ऊपर वैगन्स होते हैं जो दौड़ते हैं। इट वाज लाइक एक मेटाफोरिक वे में बता रहे थे वो, कि वैगन्स मतलब वेसिकल्स। वेसिकल्स उस रेल्स पे ही दौड़ते हैं। पहले हमें ये बताया जाया करता था कि भाई सपोज कोई कंटेंट एक वेसिकल में है, तो वो मेम्ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? तो वी यूज्ड टू थिंक कि भैया वो फ्लोट करता हुआ, ऐसा तैरता हुआ मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, मेम्ब्रेन का अटैच होगा, एंड देन इट विल pour out its content into some vicinity। और किसी चीज को लेना है तो वो
वेसिकल फॉर्म होगा और वेसिकल तैरते तैरते कहीं तो भी आएगा, जहाँ मान कॉलेजी में आना है तो कॉलेजी में आ जाएगा समहाउ, मतलब बाई फ्लूक और कहना चाहिए बाई चांस वो आके अटैच हो जाएगा, अदरवाइज वो फैल घूमता ही रहेगा। हम ऐसा इमेजिन करते थे, शायद आप लोग अभी भी वैसा ही इमेजिन करते हो कि वेसिकल्स अंदर तैरते रहते हैं और जहाँ टकरा गए, काम वाली चीज से टकरा गए तो वहां पर उनका काम हो गया, अदरवाइज वेसिकल्स यहाँ वहां घूमते रहेंगे। हो सकता है कि वेसिकल गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से लेकर मेम्ब्रेन तक पहुंचने के लिए उसको 1-2 मिनट में पहुंच जाता होगा, या फिर कोई कहेगा वेसिकल होगा जो घूम ही रहा है, पहुंचा ही मेम्ब्रेन तक। तो ये पॉसिबिलिटी ऐसा सोचा करते थे, लेकिन दैट फेलो सेड कि ये रेल्स पे चलते हैं, वो वैगन जो वेसिकल जो है, जो वैगन है वो रेल्स पे चलते हैं। So we had never heard about it, and not even the faculty has heard about it. So we were, एक confusion के साथ हम सब बाहर आ गए। But later it was in मैं एमएससी कब कर रहा था, 90s में कर रहा था मैं, 94 में। तो वो 94 की बात थी और उन्होंने कहा कि दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम 1980s। 1980s में कंसेप्ट आ चुका था कि द वेसिकल्स ट्रैवल, वेसिकल्स कैरी द कंटेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दीज रेल्स, एंड थ्रू दीज रेल्स मतलब इन मेटल ट्यूब्यूल या फिर स्पेक्ट्रम फाइबर्स को के ऊपर चलते हैं। वी नेवर यूज्ड टू बिलीव दैट, लेकिन ये एस्टैब्लिश हो चुका था 1980s, लेट 1980s में एस्टैब्लिश हो चुका था, बट इट्स नॉट स्टिल बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। आप लोग ये पढ़ते नहीं हो इस चीज को, और अभी भी मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। हो सकता है कि आप बुक्स में आया हो, अभी भी शायद बुक्स में आया नहीं है, बट स्टिल यू गेट टू नो, इन चीजों को समझो, लेकिन लिखना नहीं, क्योंकि अभी भी जब टेक्स्ट बुक में नहीं आया है ये लोगों को मालूम नहीं है। तो वैल्यू करने वाले आपको शायद, वैसे भी आजकल एग्जाम तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ राइटिंग आंसर सब्जेक्टिव में। तो लेकिन कभी लिखने की जरूरत पड़े तो ये आंसर मत लिखना जैसे सब जगह लिखा हुआ है बुक में मिलता है, वैसा ही पढ़ना, वैसा ही लिखना। बट कीप इन माइंड ये एस्टैब्लिश फैक्ट है जो अभी तक सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, so give me some time. I will, share one video clip in which you will get to know how exactly these membranes look, and so we'll keep on talking. And in the meantime, I will, check for the video in my system. तो किसी को कुछ पूछना है पूछते रहिए, मैं जब तक सर्च कर लेता हूँ। If anybody wants to ask something, any doubt or anything related to this, what we have just discussed. पूछना चाहता है कोई? हाँ हाँ, मतलब यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं, कहने का मतलब है ना। तो क्या आपने कभी देखा है ऐसा कभी? ये तो तैरता है, हम जब एमएससी या पढ़े, हम जब ग्रेजुएशन किया, हमें यही कंसेप्ट मालूम था कि ये घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ वेसिकल्स के अंदर कंटेंट जो रहता है घूमते रहते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स भी घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, यानी दे तैरते रहते हैं। और सॉरी 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 सॉरी, शुरू हो गई। यार दिस थिंग हैज स्टार्टेड। आप लोगों को बीच में आवाज आई क्या बीच में? I'll share the okay. I'll share the screen. Okay, share the screen. hmm I have shared the screen. It's been shared now. Now let us. Can you see my desktop? Okay. Now let me see. Still the request has not come from Khushbu. मुझे आप सबको शो करना है वो वीडियो। Yes. Can you see the screen now? Okay, I'll play it now. I'll play. Oh, where has it gone? Okay, I'll play it from here. सी ये जो है थोड़ा सा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओके इट डजंट वर्क।
क्या अभी आप लोग आवाज आ रही नहीं आ रही थी? वीडियो की आवाज आ रही थी आप लोग को? बस मैं तो ठीक है, मैं यही बोलता हूँ फिर। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट प्लेइंग इट। अभी जो शुरुआत में जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको स्क्रीन पे, दिस इज सम काइंड ऑफ फिनोमेना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाया गया। दिस वीडियो इज फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और उनके एक प्रोग्राम है उनका, इट्स कॉल्ड बायो विजन। यू ऑल कैन सर्च इट आउट इन ऑन नेट। तो बायो विजन करके एक प्रोजेक्ट है उनका, जिसमें वो यूजुअली ऐसे डिजिटल वीडियोस बनाते हैं बाय विच दे कैन एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, सो लेट्स सी, फिर मैं फिर से आपको बीच में बात करूंगा। अच्छा, देखा आपने ये जो गोल 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 ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, ये पूरे आपके बाइलिपिड लेयर के वो हेड पोर्शंस हैं जो हाइड्रोफिलिक हैं। ये बाहर की तरफ दिखते हैं, हम ये सेल मेम्ब्रेन को बाहर से दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये जो कर्सर, ये जो स्फीनोलिपिड्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर ये कुछ अलग टाइप के लिपिड्स हैं जो हेल्प करते हैं इन गेटिंग अटैच्ड विथ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, द कंपाउंड्स और द सब्सटेंसेस व्हिच आर टू बी टेकन इन। तो उनके लिए ये सिस्टम है। नाउ अभी थोड़ा सा और आगे देखिए, सब समझ में आएंगे आपको। लिपिड रैप्स बोलते हैं उनको। Molecules against the straight sphingolipids hydrocarbon chains. Outside the wraps, देखिए, कैन यू हियर मी? अभी देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन आपका पूरा सेल मेम्ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है। दिस डार्क लेयर जो दिख रही है आपको यहाँ पे, दिस इज दैट हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ वन लिपिड। ये दिख रही है यहाँ पे, इतना एक बाइलिपिड लेयर है और ये दूसरा बाइलिपिड लेयर है। समझ में आ रही बात आपको? हेलो? ये, हाँ, ये जो एक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, लाइन दिख रही है, ये एक बाइलिपिड का एक एंड है जो हाइड्रोफोबिक है। और ये जो अंदर की तरफ जो दिख रहा है, ये दूसरा बाइलिपिड है। तो ये यहाँ से स्प्लिट, यहाँ तक व्हाइटिश कलर दिख रहा है बीच में, दिस इज दैट हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ बोथ द बाइलिपिड्स। दोनों बाइलिपिड्स के हाइड्रोफोबिक, हाँ बोलो। हाँ, टेल पोर्शन, जो कि यूजुअली 1 सेकंड। तो ये ऐसा देख रहे हैं आप इसको, कैसे हाउ हाउ लिबाइल इट इज, कैसा हिलता रहता है, राइट? ये ऐसा है हमारा सेल मेम्ब्रेन। और डेविसन की जो आपने बात की थी कि ये यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, कि यूनिट मेम्ब्रेन हम इसको इसलिए पुकारते हैं बिकॉज wherever you find a membrane in the any living system, किसी भी लिविंग सिस्टम में आप यदि एक मेम्ब्रेन देखते हैं, तो वो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन ऐसा ही रहेगा। ये बाइलिपिड लेयर ही है, और ये बीच बीच में देख रहे हैं आप, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो अटैच्ड है सरफेस पे। अभी आपको और आगे नजर आएंगे कैसे ये। अच्छा, डोंट गो इनटू द डिटेल्स, जो अभी वैसे भी आपको कमेंट्री आनी हुई है, तो कमेंट्री में एक्चुअली वो बताया गया है कि वो कैसे एक प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, वो इसलिए था। बट यू लुक इनटू द video as to know what exactly the cell membrane is and how does it look. ये अंदर का सरफेस है।
वहाँ भी आप देखिए ऐसे गोले 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 हेड्स नजर आते हैं और उस पर भी रैफ्ट्स बने रहते हैं। ये रैफ्ट्स हैं जिस रैफ्ट्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, जिनको बाहर जाना हो या फिर किसी और प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व होना हो। अब आप देखेंगे ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो पूरे मेम्ब्रेन के थ्रू एंड थ्रू है। देखिए ये मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन के थ्रू पूरा पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि थ्रू एंड थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं टू यू नो डिफ्यूज द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी का कोई प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो दे हेल्प अस। एंड वैसे ही दूसरे और हैं। ये जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो अंदर ही अटैच्ड है और ये कैसे जाएगा, हाँ, ये बाहर की तरफ दिखते नहीं है, ये सिर्फ अंदर की तरफ ही फ्लो करते दिख रहे हैं, अटैच दिख रहे हैं, लेकिन बाहर आपको नजर नहीं आएंगे। ये बाहर नजर नहीं आ रहे, ब्लैंक है। तो हम इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं, जो अंदर की तरफ, यानी कि इनका इंटरेक्शन जो है इंटरनल एनवायरनमेंट में द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देयर इनसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल, दे वुड इंटरैक्ट विद दोज मॉलिक्यूल्स। एंड वैसे ही कुछ होते हैं जो बाहर की तरफ लगे रहते हैं। देखा, ये है वो स्पेक्ट्रम फाइबर्स जो हैं जो बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, जस्ट मेम्ब्रेन के नीचे हैं। ये थोड़ा सा पहले आपने जब वीडियो देखा होगा तो उसमें दिखता होगा कि वो जस्ट तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं ना, ये वही स्पेक्ट्रम फाइबर्स हैं जो साइटोस्केलेटन फ्रेम करते हैं, फॉर्म करते हैं, एंड दे गिव द शेप एंड साइज एंड रिजिडिटी टू द सेल। बाकी ये आप देख रहे हैं कितने, कितना लेबाइल है, कितना हिलता रहता है मेम्ब्रेन। देखा, ये आपने देखा, ये एक्टिन फिलामेंट्स है। ऐसे फिलामेंट्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं। एंड ये चीज पहले क्यों नहीं बताया गया हमें, है ना? जब पहले बोलते थे कि साइटोसोल जो है वो एक सेमी सॉलिड या फिर जेल लाइक कंटेंट है सेल का, जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स तैरते हैं या फिर वेसिकल्स उसमें तैरते हैं, बट दिस वाज नॉट शोन टू अस, दिस वाज नॉट टॉट टू अस। व्हाई? बिकॉज हमारे माइक्रोस्कोप में अच्छे नहीं थे। जैसे जैसे हम माइक्रोस्कोप हमारे अच्छे होते चले गए, हम ये चीजों को देखते चले गए, है ना? अभी सीधी सी बात है, आप नेकेड आई से किसी अनियन अनियन उसको देखते हैं, रूट को देखते हैं, तो आपको उसके सिंगल सिंगल सेल थोड़ी नजर आते हैं, ये आपको मैग्नीफाई। तो जब मैग्निफिकेशन पावर हमारी जब इंक्रीज होने लगी, when we have started fabricating or manufacturing good quality lenses and good quality microscopes, then we started looking into the more finer details, right? Actin filaments हैं ये सब। यही एक जेल लाइक स्ट्रक्चर देता है बिकॉज ऑफ दीज एक्टिन फाइबर्स जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। तो ये जो मोनोमर्स हैं, एक्टिन फाइबर्स के जो मोनोमर्स हैं, वो पॉलीमराइज होते रहते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, कंटिन्यूसली प्रोसेस गोज ऑन। एंड यही है, आगे देखिए। ये जो नेटवर्क है फाइबर्स का, ये काफी डायनेमिक है, यानी कि बनता टूटता रहता है। ये एक प्रकार का सेवरिंग प्रोटीन, मतलब कट करने वाला प्रोटीन है कि जब जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सेवरिंग प्रोटीन यूजुअली अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ जहाँ अटैच होते हैं वहां से कट जाता है फिलामेंट, एंड वो जगह बन जाती है वहां पे। फिर वहां से वो हट गया तो अगेन वापस
वो पॉलीमराइज होते हैं और नए फाइबर्स बन जाते हैं। या फिर नए फिलामेंट्स बन जाते हैं। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इंक्लूडेड हैं। ये आपको मालूम है 9:2, 9:1, हमारे इसमें 9:2 का कंपोजिशन है इनका। ये 4 9 पेयर साइड में लगेंगे, बीच में एक पेयर जाता है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। फिर माइक्रोफलाचुलम का भी यही स्ट्रक्चर है, सीरिया में भी यही स्ट्रक्चर है, बट लेकिन 9:1 किसी में आता है और 9:2 हायर एनिमल्स में सब में 9:2 का 9 ऐसे चारों तरफ रहेंगे और बीच में एक पेयर रहता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का कंपोजिशन है और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स एक पार्ट है साइटोस्केलेटन में। ये भी रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर शेप देते हैं सेल को। देखिए जो ये देख रहे हैं आप 9 जो मैंने बताया था ना वो अलग हो रहे हैं। ये डीपॉलीमराइज भी होते हैं और पॉलीमराइज भी होते हैं, यानी ये जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। जैसे स्पेक्ट्रम फाइबर्स का हो रहा था, एक्टिन फाइबर्स का जो हो रहा था, वैसे ही दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। देखो अब नाउ ये जो हम जो रेल सिस्टम की बात किया था मैंने, और मैंने आपको कहा था कि ये ट्रैक्स होते हैं जिसके ऊपर वैगन रन करते हैं। ये जो ऊपर जो दिख रहा है बॉल है, बड़ा सा दिख रहा है, दिस इज अ वेसिकल व्हिच इज कंटेनिंग सम सब्सटेंस व्हिच हैज टू बी डिलीवर्ड समवेयर। तो नाउ दीज, जैसे कि अभी तक हमको यही मालूम था कि ये वेसिकल्स तैरते हैं, लेकिन तैरते नहीं है, दे आर कैरीड बाय दीज। ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर वो ट्रैवल करते हैं वेसिकल्स को। ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो इन वो वेसिकल को अटैच करता है और दूसरा एंड उसका माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर वो रन करते हैं। इफ दे हैव गो टू द साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाना है तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे। यदि सेल मेम्ब्रेन में कोई वेसिकल फॉर्म हुआ है तो दैट हैज टू बी कैरीड इनसाइड, दे विल बी लाइक पोर्टेड इनसाइड विद द हेल्प ऑफ दीस मोटर प्रोटीन्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए, लाइक मैंने भी सोचा था कि ये पता नहीं आप लोगों ने सोचा कि नहीं सोचा, ये छोटा सा मॉलिक्यूल, इतना छोटा सा मॉलिक्यूल इतने बड़े वेसिकल कैसे कैरी कर रहा है? किसी को आया ये क्वेश्चन? एनीबॉडी विद दिस क्वेरी कि ये छोटा सा प्रोटीन मॉलिक्यूल, हेलो कैन यू ऑल हियर मी? हाँ, तो कभी सोचा आपने कि इतना छोटा सा मॉलिक्यूल इतने बड़े वेसिकल कैसे कैरी करता है? तो ये बात ये है कि बिकॉज इन apart from these microtubules and the fibers, the inside content is liquid. वाटर कंटेंट है, वाटर में ही सब चीजें डिजोल्व है, एक सोल्यूशन है जिसको हम साइटोसॉल बोलते हैं। तो ये जो साइटोसॉल में क्योंकि वाटर के अंदर है, आपको ये मालूम होगा बोयेंसी, आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल है फिजिक्स में, कि आप जो चीज को यहाँ बाहर नहीं उठा सकते उसी चीज को आप पानी के अंदर उठा सकते हो। इट बिकम्स लाइट बिकॉज ऑफ buoyancy. So because of buoyancy, these vesicles have become very less weighted, so these molecules can travel. That's why इनको बड़े molecules नहीं बनाया गया इन evolutionary pathway। ये molecules को मोटे strong molecules नहीं बनाए गए। Even the small molecule can carry these big vesicles just because inside the cell, in the cytoplasm, there is buoyancy. Buoyancy मतलब यदि आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों का 11th-12th वाला, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है शिप्स कैसे तैरती हैं, है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। ये देख के आप लोगों को लगता होगा ना कि कोई तो भी सर साइंस फिक्शन वाली मूवी दिखा रहे हैं, बट आई टेल यू दिस इज नॉट अ फिक्शन, this is exactly what is happening in our each cell when a cell has to carry its content in vesicle to some place inside the cell or outside the cell. Okay. तो ये जो दिखाया था बीच में माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूसली अपने शेप को चेंज करता रहता है क्योंकि उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में साइटोस्केलेटन नहीं होता है, इसलिए वो लबाइल रहता है। ठीक है, बट
ये जो है इसमें कई बार ये यहाँ वहाँ जब तैरते रहते हैं तो दे माइट ब्रेक द माइक्रोट्यूब्यूल्स और द एक्टिन फाइबर्स, तोड़ देते हैं। बट लेकिन मैंने आपको बताया कि पॉलीमराइज भी हो जाते हैं, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते कहाँ से हैं। समझ में आया? वो एक सेंट्रोजोम है जहाँ पे एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल रहते हैं, दो पेयर, एक पेयर है, यहीं से ही पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं। अब सोचिए, जब सेल डिवाइड होता होगा तो ये सेंट्रियोल्स दोनों अलग अलग अपोजिट एंड पे जाते हैं, राइट। तो पूरा नेटवर्क अंदर में पूरा फैल जाता होगा और टूटते भी होंगे, लेकिन फिर जो नए फाइबर्स बनते हैं वो जाके क्रोमोमियर को यानी कि क्रोमोसोम को अटैच होते हैं एंड क्रोमोसोम्स आर यू नो सेपरेटेड आउट। अभी इसकी जरूरत नहीं है, विल सी आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, विल कम बैक टू ओके। स्टॉप स्टॉप स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग करना होता है। शेयरिंग स्टॉप हो गया। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है इस पे? ये बात कुछ समझ में आई या हजम हुई, जब फर्स्ट टाइम सुना या पहले सुन चुके थे? कम अप विथ योर चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात। हाँ, तो देखिए ना, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कैसा रहता है, बहुत ही नाजुक सा, हिलता जुलता, हाँ, विद नजाकत वाला मेम्ब्रेन है, लेकिन उसे रिजिडिटी या फिर उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला अंदर का साइटोस्केलेटन है, जिसमें हमारे स्पेक्ट्रम फाइबर्स हैं, वो स्पेक्ट्रम टेट्रामर्स नाम दिया हुआ था, और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो यूजुअली इनको एक शेप देते हैं सेल को, या तो स्फेरिकल या फिर कॉनिकल, वट जो भी शेप देना होता है वो शेप देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। असल में ये पोर्शन शायद मेरी तरफ है नहीं, मेरी तरफ सीधा न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है मुझे, बट स्टिल ये सब समझोगे नहीं तो न्यूक्लियस कहाँ समझोगे। अब आपको मैं छोटा सा एक असाइनमेंट देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, वो ये कि हर एक ऑर्गेनिल या फिर हर एक लिविंग सेल, उसका जो मेम्ब्रेन है, जिसको हमने यूनिट मेम्ब्रेन कहा, क्योंकि हर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन वही बायोलिपिड लेयर ही है। ठीक है, इट्स बीन एस्टैब्लिश, और सिंगर एंड निकलसन ने एक चीज एस्टैब्लिश की थी कि ये बायोलिपिड लेयर्स एक दूसरे को फेस करते हुए फॉर्म होते हैं, और उनके बीच में यहाँ वहाँ इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कंटिन्यूसली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं हर जगह। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन सा ऑर्गेनिल या कौन सा सेल है जो डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है? आज आंसर नहीं बताइएगा, आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि what are those organelles or the cells which have got two membranes, यानी कि एक मेम्ब्रेन मतलब दो बायोलिपिड लेयर है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही यानी कि जब डबल मेम्ब्रेन है मतलब उसको चार बायोलिपिड लेयर्स, मतलब चार लिपिड लेयर्स आएंगे, दो लिपिड लेयर्स एक दूसरे को फेस करेंगे और दो लिपिड लेयर्स एक दूसरे को फेस करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स में आपको नजर आता है, ये बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सही में तुम्हारी आवाज़ वहाँ पे खराब हो गई, फिर से बोलिए आप। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मैं शेयर करूँगा जैसे ही खत्म हो जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा पोर्शन आगे का बचा हुआ है ना बताने के लिए, जैसे उस पर बताना खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको मतलब इसी क्लासरूम में असाइनमेंट में स्टडी मटेरियल में मैं ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है, सॉरी लास्ट ईयर भी किया था। अच्छा, उसमें क्या शेयर किया था मैंने? हाँ 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 हाँ, मैं करूँगा, जरूर करूँगा। और बस जानिए इनको, आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको नाम बताया है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का बायो विजन नाम का ये इनका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोज मिलते हैं। पहले इट वाज फ्री, so I could download it, but nowadays it's not free, you have to see online only। Anyway,
but still I'll be sharing the link of this. Okay. Okay then. Till next class. It's bye. Thank you.